नमस्कार स्टूडेंट, आपका स्वागत है हमारी यूट्यूब चैनल साइंस क्लास एंड जीके पर। देखो बच्चों, आज हम यहाँ पे 12th क्लास बायोलॉजी का जो हमारे यहाँ पे 7 नंबर चैप्टर चल रहा था, इस 7 नंबर चैप्टर का आज आपके यहाँ पे पार्ट नंबर 5 पढ़ने जा रहे हैं। ठीक है, देखो पिछले वीडियो लेक्चर में हमने वाष्पोत्सर्जन को प्रभावित करने वाले कारक और इसके अलावा जो रंध्र के खुलने और बंद होने की जो क्रियाविधि थी वो क्रियाविधि हमने यहाँ पे पढ़ी थी। अब हम यहाँ पे बात करने वाले हैं आपके कि जो वाष्प उत्सर्जन है, इस वाष्प उत्सर्जन का महत्व क्या है। वाष्प उत्सर्जन का महत्व, ठीक है, कि जो वाष्प उत्सर्जन होता है ट्रांसपिरेशन पादपों में, इसका महत्व क्या है, उनका कुछ ना कुछ इंपॉर्टेंस तो होगा यहाँ पे। लेकिन कुछ वैज्ञानिक हैं, उन वैज्ञानिकों ने इसे एक आवश्यक प्रक्रिया बताया। ठीक है, कि वैज्ञानिकों ने वाष्प उत्सर्जन की प्रक्रिया को, किसकी प्रक्रिया को, वाष्प उत्सर्जन की प्रक्रिया को, वाष्प उत्सर्जन की यहाँ पे जो प्रक्रिया होती है, ठीक है, उस वाष्प उत्सर्जन की प्रक्रिया को एक आवश्यक प्रक्रिया बताया है, एक आवश्यक प्रक्रिया बताई है। ठीक है, लेकिन कुछ वैज्ञानिक तो इसको क्या बताते हैं, एक आपके आवश्यक प्रक्रिया बताते हैं, लेकिन कुछ वैज्ञानिक बताते हैं कि जो यहाँ पे कि जो वाष्प उत्सर्जन है ये एक प्रकार से हानिकारक प्रक्रिया। कैसे प्रक्रिया हानिकारक, इसके हम यहाँ पे बात कर लेते हैं एक पॉइंट में यहाँ पे, कि जो वाष्प उत्सर्जन है वो हानिकारक प्रक्रिया है। लेकिन कुछ वैज्ञानिक क्या बताते हैं कि ये आवश्यक है। आवश्यक मतलब होगा सब में वाष्प उत्सर्जन, लेकिन कुछ में क्या होता है आपकी लाभदायक होता है और किसी में क्या होता है ये आपके वाष्प उत्सर्जन हानिकारक होता है। अब हानिकारक कब हो सकता है, तो देखो मान लो ये हमारे पास एक पादप है, ठीक है, ये पादप की यहाँ पे जो पत्तियां हैं, इन पत्तियों से ही जल होता है, वो क्या होता है आपके वाष्प के रूप में बाहर निकलता है, उसे क्या कहा जाता है यहाँ पे, वाष्प उत्सर्जन कहा जाता है। क्या कहा जाता है बेटा, यहाँ पे वाष्प उत्सर्जन कहा जाता है। ठीक है, तो यहाँ पे मान लो ये पादप आपके मरुस्थलीय पादप है। कौन सा पादप, मरुस्थलीय, मतलब मरुस्थल में उगा हुआ ये पादप है, रेगिस्तान में। तो मरुस्थल में आपको पता है वहाँ पे क्या होता है, जल की कमी होती है बेटा। क्या होती है, जल की कमी होती है। तो जल की कमी होती है तो पहले से ही वहाँ पे जल की कमी है और पत्तियों से आपके वाष्प उत्सर्जन की प्रक्रिया हो रही है। किसकी प्रक्रिया हो रही है यहाँ पे, वाष्प उत्सर्जन की प्रक्रिया हो रही है। तो एक प्रकार से ये मरुस्थलीय पादपों में जो आपके यहाँ पे वाष्प उत्सर्जन है, वो वाष्प उत्सर्जन क्या है यहाँ पे, हानिकारक प्रक्रिया। किसमें है ये आपकी हानिकारक प्रक्रिया। तो इस प्रकार हम कह सकते हैं कि वाष्प उत्सर्जन क्या एक प्रकार से आपके हानिकारक प्रक्रिया। क्यों, क्योंकि मरुस्थल में क्या होता है कि जल की कमी होती है, वहाँ पे क्या होता है, जल की कमी, और जल की कमी है, फिर भी यहाँ पे इन पत्तियों के द्वारा वाष्प उत्सर्जन की प्रक्रिया हो रही है आपकी। तो वाष्प उत्सर्जन की प्रक्रिया में होता क्या है कि जल होता है वो वाष्प के रूप में क्या होता है आपके बाहर निकलता रहता है। तो यहाँ पे जल का क्या हो रहा है, यहाँ पे हास्र हो रहा है। ठीक है, जल का क्या हो रहा है, यहाँ पे हास्र हो रहा है। हास्र मतलब जल नष्ट हो रहा है। तो पादपों में पहले भी जल नहीं और फिर से आपके वाष्प उत्सर्जन की प्रक्रिया, तो मरुस्थलीय पादपों में एक प्रकार की क्या यहाँ पे हानिकारक प्रक्रिया है। अब देखते हैं कि लाभदायक क्यों है ये प्रक्रिया, इसके क्या क्या लाभ है। तो सबसे पहला यहाँ पे बात करते हैं कि यहाँ पे कि ये जो जल की अतिरिक्त मात्रा होती है ना, एक्स्ट्रा जल जो जल में, उसके निष्कासन में सहायक है। ठीक है, तो अतिरिक्त जल का निष्कासन करने में सहायक, ठीक है बेटा, कि जो अतिरिक्त जल होता है उस अतिरिक्त जल के निष्कासन में ये क्या होता है आपकी सहायक होता है। अब देखो हम यहाँ पे नेक्स्ट बात करते हैं कि दूसरा और क्या हो सकता है इसका लाभ। तो दूसरे लाभ की यहाँ पे बात करें कि सेकेंड नंबर यहाँ पे लाभ क्या हो सकता है। तो सेकेंड नंबर लाभ हो जाएगा जिसकी इसके अंदर क्या होता है कि पादपों में आपके जो जल होगा वो वाष्प के रूप में बाहर निकलता है और हमारी त्वचा से क्या निकलता है, आपके पसीना बाहर निकलता है। और पसीना क्या करता है, जैसे हमारे शरीर से पसीना बाहर निकलता है तो हमारे शरीर का तापमान क्या होता है, आपकी नियंत्रित होता है। इसी प्रकार पादपों में भी क्या होता है कि तापमान नियंत्रण होता है। ठीक है, तापमान नियंत्रण होता है। आई बात समझ में।
तो सेकेंड नंबर यहाँ पे पॉइंट क्या हो जाएगा, तापमान का नियंत्रण। इसके अलावा जब वाष्प उत्सर्जन होगा यहाँ पे पादपों में, तो पौधों में क्या होगा कि पौधों में वाष्प उत्सर्जन द्वारा खनिज लवणों व जल का अवशोषण व स्थानांतरण होता है। ठीक है, कि जल का अवशोषण व क्या होता है, यहाँ पे स्थानांतरण होता है। कैसे होगा, मान लो ये हमारे पास में यहाँ पे एक पादप है, ये पादप की जड़ें है यहाँ पे। अब की बार पादप थोड़ा सा बड़ा बना देते हैं। ठीक है, ये आपके पादप है एक। अब देखो पादप है तो इसमें होता है क्या एक्चुअली, यहाँ पे ये बात समझना। तो यहाँ पे ये पादप है हमारे सामने एक। ठीक है, तो पादप है तो अब देखना, हमने यहाँ पे बात लिखी है कि पौधों में जो वाष्प उत्सर्जन होगा, वाष्प उत्सर्जन द्वारा खनिज लवणों व जल का क्या होता है, अवशोषण व स्थानांतरण। मान लो जड़ है, इस जड़ के द्वारा यहाँ पे क्या किया जाएगा आपकी, कि जो जल है उस जल का यहाँ पे अवशोषण किया जाएगा। किसका अवशोषण किया जाएगा, आपकी जल का अवशोषण। तो ये मान लो जो जल है वो आपकी जड़ों के द्वारा अवशोषित हुआ, यहाँ पे ये अवशोषित किया गया जल। ये जल चलो आपके पत्तियों में चला गया, इस पत्ती में चला गया। तो पत्ती में मान लो यहाँ पे जल पड़ा हुआ है आपके, और साथ में यहाँ पे खनिज लवणों का भी अवशोषण हो गया। किसका अवशोषण हो गया, आपकी खनिज लवण का अवशोषण। तो खनिज लवण भी क्या होंगे, साथ में यहाँ तक आएंगे। तो ये लो यहाँ तक भी क्या होंगे, आपकी ये खनिज लवण पहुँच गए। अगर मान लो इससे वाष्प उत्सर्जन की प्रक्रिया नहीं होगी, जब वाष्प उत्सर्जन की प्रक्रिया नहीं होगी तब बात करें हम, क्या होगा यहाँ पे, वाष्प उत्सर्जन की प्रक्रिया नहीं होगी तब क्या होगा, ठीक है, नहीं होगी तब क्या होगा कि इस पत्ती में यहाँ पे खनिज लवणों की मात्रा पड़ी हुई है खनिज लवणों की मात्रा, और जो जल है वो भी जल की मात्रा है। तो यहाँ पे क्या होगा, जल का यहाँ पे अवशोषण वापस नहीं किया जाएगा, क्योंकि पत्तियों के द्वारा जब वाष्प उत्सर्जन होता है तो उसके द्वारा एक दाब उत्पन्न होता है, खिंचाव उत्पन्न होता है सिरों से, और वाष्प उत्सर्जन नहीं होगा तो खनिज लवणों का भी अवशोषण नहीं होगा। तो इस प्रकार वो जो वाष्प उत्सर्जन होता है, कि वाष्प उत्सर्जन होने से क्या होता है कि जो खनिज लवण है, खनिज लवणों व जल का यहाँ पे क्या किया जाता है, आपके अवशोषण व स्थानांतरण किया जाता है। कि पहले तो इस पत्ती में जाएगा आपकी खनिज लवण, फिर आपकी इस पत्ती में, फिर आपके तने के ऊपरी भाग तक खनिज लवण पहुँचेंगे। तो इस प्रकार उनका अवशोषण व यहाँ पे क्या किया जाता है, आपकी स्थानांतरण किया जाता है। तो इस प्रकार से ये एक आपके जो यहाँ पे वाष्प उत्सर्जन कर जो प्रक्रिया, ये यहाँ पे क्या आपके लाभदायक और ये यहाँ पे हानिकारक होती है मरुस्थलीय पादपों में। ठीक है, बात आ गई समझ में, यहाँ पे वाष्प उत्सर्जन का महत्व है। अब देखो इसके बाद में नेक्स्ट है हमारा टॉपिक इसी चैप्टर में। ठीक है, और उस टॉपिक का नाम है आपकी बिंदु स्त्राव। क्या है आपके उस टॉपिक का नाम, बिंदु स्त्राव। तो बिंदु स्त्राव को समझना कि बिंदु स्त्राव होता है क्या। आपके सामने देखो कुछ डायग्राम दिए गए हैं यहाँ पे। इन डायग्राम में देखो ये छोटी छोटी आपको जल की बूंदें दिखाई दे रही है ना, ये जल की बूंदें, यहाँ पे छोटी छोटी जल की बूंदें दिखाई दे रही हैं। अब ये जो जल की बूंदें होती है बेटा, यहाँ पे ये जल की बूंदें आई कहाँ से, इसको हमें यहाँ पे पहचानना है, जानना है यहाँ पे कि जो जल की बूंदें यहाँ पे आई कहाँ से। ये देखो ये जल की बूंदें, आपको यहाँ पे थोड़ा बड़ा करके डायग्राम बनाएंगे। घास है, ये घास उगी हुई है यहाँ पे। ठीक है, घास में भी आपने देखा होगा कि उनकी आगे वाली जो यहाँ पे शीर्ष का जो भाग होता है, कौन सा भाग, शीर्ष भाग। ठीक है, ये भी कौन सा भाग है आपके यहाँ पे, शीर्ष भाग है। कौन सा भाग है, शीर्ष भाग। इनका भी देखो ये भी कौन सा भाग है आपके, शीर्ष भाग। शीर्ष भाग पर क्या होता है कि जल है, जल की छोटी छोटी बूंदें दिखाई देती है। क्या होती है, जल की छोटी छोटी बूंदें दिखाई देती है, बूंदें दिखाई देती है। ठीक है, तो ये क्या कहलाता है, आपके बिंदु स्त्राव कहलाते हैं। तो ध्यान रखना यहाँ पे कि पत्तियों के सिरों से, पत्तियों के सिरों से, पत्तियों के सिरों से जल का, पत्तियों के सिरों से जल का छोटी छोटी
जल का छोटी छोटी बूंदों के रूप में, बूंदों के रूप में, बूंदों के रूप में बाहर निकलना, बूंदों के रूप में बाहर निकलना, ये आपके क्या कहलाते हैं यहाँ पे, बिंदु स्त्राव कहलाता है। क्या कहलाता है, बिंदु स्त्राव कहलाता है, बिंदु स्त्राव कहलाता है। आई बात समझ में। बिंदु स्त्राव क्या होता है कि जो पत्तियों के जो सिरे होते हैं, सिरे मतलब जो यहाँ पे सिरे, ये आपके देखो जिसकी यहाँ पे पत्ती, ये पत्ती का आपके शीर्ष वाला भाग है, ये शीर्ष वाला भाग, और ये पत्ती का सिरा है, ठीक है। सिरा मतलब जो आपके साइड वाले जो भाग होते हैं, उन भागों से क्या होता है कि जल होता है वो छोटी छोटी बूंदों के रूप में बाहर निकलता है। ये छोटी छोटी आपके बूंदें यहाँ पे जल की, ठीक है। तो इस प्रक्रिया को यहाँ पे क्या क्या कहा जाता है, आपके यहाँ पे बिंदु स्त्राव कहा जाता है। क्या कहा जाता है, आपकी बिंदु स्त्राव। अब बात करते हैं उदाहरण की, कौन कौन से पादपों में ये बिंदु स्त्राव की प्रक्रिया होती है। तो ध्यान रखना, एक तो आलू में होता है, एक अरबी में भी होता है, ठीक है। इसके अलावा जो ब्रायोफिलम, या फिर हम बोल सकते हैं यहाँ पे जो घास कुल के पादप है, किसके कुल, आपकी घास कुल के पादपों में क्या होता है, ये आपकी बिंदु स्त्राव की प्रक्रिया होती है। कौन से पादपों में होती है, आपके बिंदु स्त्राव की प्रक्रिया होती है, ठीक है। आई बात समझ में यहाँ पे, चलो ठीक है। अब यहाँ पे हम नेक्स्ट बात करते हैं यहाँ पे इसी बिंदु स्त्राव में कि जो जल की यहाँ पे हानि होती है, मतलब जो बाहर निकलती है यहाँ पे बूंदे जल की, ये जल की हानि पत्ती की शिराओं के अंत पर स्थित छोटे छोटे छिद्रों से होती है। तो यहाँ पे देखो, ये पत्ती की जो शिराएं होती है, छोटी छोटी जो शिराएं हैं, ये शिराएं हैं ना पत्ती की शिराएं, इसमें जालिकावत शिरा विन्यास है। तो इन शिराओं के देखो, ये अग्रस्त सिरे पर जो जल होता है वो बूंदों के रूप में क्या होता है, यहाँ पे बाहर निकलता है, ठीक है। जो जल होता है वो आपके बूंदों के रूप में बाहर निकलता है। नेक्स्ट बात क्या है यहाँ पे कि जिन्हें यहाँ पे क्या कहा जाता है, आपके जिन्हें जल रंध्र कहा जाता है। जहाँ से जल होता है वो बूंदों के रूप में बाहर निकलता है, वो क्या कहलाता है, यहाँ पे जल रंध्र कहलाता है। क्या कहलाता है बेटा, यहाँ पे जल रंध्र कहलाता है, ठीक है। अब इसके बाद में नेक्स्ट है यहाँ पे कि प्रत्येक जो जल रंध्र है, प्रत्येक जल रंध्र के शीर्ष पर एक छिद्र होता है, और जिसे यहाँ पे क्या कहा जाता है, आपकी जल छिद्र कहा जाता है। क्या कहा जाता है, यहाँ पे जल छिद्र कहा जाता है। इस छिद्र के चारों ओर उपस्थित कोशिकाओं में कोई गति नहीं होती, ये सदैव क्या होती है, आपकी खुले रहती है। जो छिद्र होता है, ये मान लो आपकी पत्ती थी, यहाँ पे पत्ती थी, यहाँ पे ये पत्ती की शिराएं, ये पत्ती की आपके पार्श्व शिराएं, जो अब मैं बना रहा हूँ डायग्राम में, ये आपके पत्ती की पार्श्व शिराएं, इन शिराओं पर ये आपके जल की छोटी छोटी बूंदें होती है, ठीक है। इन जहाँ से ये जल की बूंदें बाहर निकलती है, यहाँ पे एक छिद्र होता है, और उस छिद्र को यहाँ पे कहा जाता है, आपके जल रंध्र कहा जाता है। क्या कहा जाता है, जल रंध्र। तो इस जल रंध्र के शीर्ष पर अगर हम इसकी संरचना देखें तो इसके शीर्ष पर छोटा सा यहाँ पे एक छिद्र होता है। क्या होता है, एक छिद्र होता है, और इस छिद्र को यहाँ पे कहा जाता है, आपके जल छिद्र कहा जाता है। क्या कहा जाता है, यहाँ पे जल छिद्र कहा जाता है, ठीक है। तो ये हमेशा सदैव क्या होते हैं, खुले होते हैं। जल रंध्र से अंदर की ओर मृदु तक कोशिकाओं का समूह होता है, जिसकी हमने बात की। यहाँ पे जो आपके जल रंध्र है, ये लो पत्ती की ऊपरी सतह, यहाँ पे क्या होता है कि पत्ती की ऊपरी सतह, तो यहाँ पे क्या आपके जल रंध्र उपस्थित है। ये तो यहाँ पे हमने लिखा है कि यहाँ पे जल रंध्र से अंदर की ओर मृदु तक कोशिकाओं का समूह होता है, जिसे क्या कहते हैं, एपिथेम। तो यहाँ पे जो कोशिका पाई जाएगी इस जल रंध्र के नीचे की ओर, ये मृदु तक कोशिकाएं, ये कोशिकाएं कहलाएगी आपके एपिथेम की कोशिकाएं। कौन सी कोशिकाएं कहलाएगी, एपिथेम की कोशिकाएं कहलाती, ठीक है। और अंदर की ओर एपिथेम का संपर्क पत्ती की शिराओं की जाइलम वाहिकाओं से होता है। किससे होता है, आपकी इनका जो संपर्क होता है वो होता है आपके जाइलम वाहिकाओं से। किससे होता है, जाइलम वाहिकाओं से। तो ये लो मैंने जाइलम वाहिकाओं की यहाँ पे कोशिका बना दी। ये किसकी कोशिका हो जाएगी, आपकी जाइलम वाहिकाओं की कोशिकाएं। ये लो जाइलम वाहिकाओं की कोशिकाएं होगी। अब यहाँ पे नाम आया जाइलम, और जाइलम हमेशा किसका परिवहन करता है, आपकी जल का परिवहन करता है। किसका परिवहन करता है, जाइलम आपकी जल का परिवहन। तो जल जो जड़ होती है, तो जड़ द्वारा जल का अवशोषण अधिक होने पर, वाष्प उत्सर्जन कम होने पर जाइलम वाहिकाओं में क्या होता है, एक मूल दाब उत्पन्न हो जाता है, और जिसे जल होता है वो जाइलम वाहिकाओं से निकलकर कहाँ पे चला जाता है, मान लो जल यहाँ तक आ गया इसमें, ठीक है। जो यहाँ पे ये कोशिका थी आपके,
देखो इसमें जल को कुछ अलग दर्शा देते हैं। यहाँ पे जो आपकी जाइलम वाहिकाएं थी, इन जाइलम वाहिकाओं में क्या हुआ, जल आ गया। और जैसे यहाँ पे वाष्प उत्सर्जन कम होने पर जाइलम वाहिकाओं में क्या होता है, एक दाब उत्पन्न होता है। यहाँ पे क्या उत्पन्न होता है, आपके एक दाब उत्पन्न होता है। तो जो जल होता है जाइलम वाहिकाओं से, वो जल किस में चला जाता है, आपकी एपिथेम में चला जाता है। तो सारा का सारा जल कहाँ पे आ जाएगा, यहाँ पे एपिथेम में आ जाएगा। ये भी जल एपिथेम है, ये भी जल एपिथेम है। तो इस प्रकार जो जल होता है वो किस में आ जाता है, यहाँ पे एपिथेम वाली जो ये कोशिका है, इन कोशिकाओं में आ जाता है। तो एपिथेम वाली कोशिकाओं में क्या होता है, यहाँ पे जल आ जाता है। अब देखो नेक्स्ट क्या होता है यहाँ पे, तो इन कोशिकाओं से, मतलब जो एपिथेम की कोशिकाएं, ठीक है, इन कोशिकाओं के संतृप्त होने पर जल छिद्रों से बूंदों के रूप में क्या होता है, आपके बाहर निकलता है। अतः बिंदु स्त्राव किसके कारण होता है, मेन आपके मूल दाब के कारण होता है। किसके कारण होता है बेटा, यहाँ पे मूल दाब के कारण होता है। आई बात समझ में, कैसे होता है बिंदु स्त्राव। और बिंदु स्त्राव में अनेक निकलने वाला जल होता है, वो शुद्ध नहीं होता है, वो शुद्ध जल नहीं होता है, वरन इसमें कुछ कार्बनिक पदार्थ व अकार्बनिक लवण क्या होते हैं, इसमें घुले हुए होते हैं। तो ये थी आपके बिंदु स्त्राव की प्रक्रिया। किसकी प्रक्रिया थी, यहाँ पे बिंदु स्त्राव की प्रक्रिया। अब एक हेडिंग आती है इसके बाद में हमारे चैप्टर की, और वो है आपके रस स्त्राव। क्या होता है यहाँ पे, रस स्त्राव। और इस रस स्त्राव को इंग्लिश में कहते हैं आपके ब्लीडिंग। क्या कहते हैं, ब्लीडिंग। कि ये रस स्त्राव होता क्या है यहाँ पे, ठीक है। तो इस रस स्त्राव को समझना बहुत ही एकदम सरल है। ये हमारे इस चैप्टर का लास्ट टॉपिक है यहाँ पे। तो पौधे के कटे हुए भाग पर, ये मान लो पौधा है, ठीक है, ये पौधे का तना है, कोई भी ये पौधे का तना है यहाँ पे। तो इस पौधे के तने, यहाँ पे मान लो ये पौधे का तना कटा हुआ है थोड़ा सा, क्या है यहाँ पे पौधे का तना कटा हुआ है। तो कटे हुए भाग से रस का बाहर निकलना, किसका बाहर निकलना, रस का बाहर निकलना, रस का बाहर निकलना। और वो क्या कहलाता है, आपके रस स्त्राव कहलाता है। तो ध्यान रखना, इसकी परिभाषा क्या हो जाएगी कि पौधे के कटे या क्षतिग्रस्त भाग। आपने देखा होगा कई बार पौधे अगर क्षतिग्रस्त हो जाते हैं तो वहाँ से कुछ द्रव होता है वो बाहर निकलता है, कुछ रस होता है वो बाहर निकलता है। तो क्षतिग्रस्त भाग से रस का बाहर आना, किसका बाहर आना, रस का बाहर आना रस स्त्राव कहलाता है। क्या कहलाता है बेटा, यहाँ पे रस स्त्राव कहलाता है। आगे बात समझ में यहाँ पे कि रस स्त्राव क्या होता है। अब देखो यहाँ पे क्या होता है कि जो इसमें जो क्षतिग्रस्त भाग होता है वो कौन सा क्षतिग्रस्त भाग होता है कि इसके अंदर ये आपकी जाइलम वाहिकाएं पाई जाती है। क्या पाई जाती है, जाइलम वाहिकाएं। ये जाइलम वाहिकाएं क्या हो जाती है, आपके अंदर की ओर से क्षतिग्रस्त हो जाती है। ये क्या हो जाती है, आपकी क्षतिग्रस्त हो जाती है। और इन जाइलम वाहिकाओं के क्षतिग्रस्त होने से ये आपके जो रस होगा वो क्या निकलता है, आपके बाहर निकलता है, ठीक है। रस क्या निकलता है, आपकी बाहर निकलता है। तो जो रबर के वृक्ष होते हैं, ठीक है, आपने देखा होगा कि जो रबर के वृक्ष होते हैं तो उन पे हम क्या करते हैं, क्षतिग्रस्त उनको करने के लिए हम क्या करते हैं, उनको चीरा लगाते हैं ब्लेड से, है ना। और ब्लेड से चीरा लगाते हैं जिसके कारण एक रस बाहर निकलता है, उससे कहते हैं लेटेक्स। क्या कहते हैं, लेटेक्स कहते हैं। और इस लेटेक्स से क्या बनता है, आपका रबर बनता है। तो वो भी आपकी एक प्रकार का किसका उदाहरण, आपकी रस स्त्राव या ब्लीडिंग का उदाहरण है। तो इस प्रकार से आपका जो चैप्टर नंबर 7 है बेटा, यहाँ पे ये चैप्टर नंबर 7 आपके यहाँ पे कंप्लीट होता है। और इसकी जो नोट्स की पीडीएफ है, वो नोट्स की पीडीएफ आपके टेलीग्राम ग्रुप में ज्वाइन कर लेना आप। उसकी डिस्क्रिप्शन में लिंक दी गई। टेलीग्राम ग्रुप में भी आपको इसके नोट्स की जो पीडीएफ होगी वो नोट्स की पीडीएफ मिल जाएगी। इसके अलावा जो नोट्स की पीडीएफ है वो आप एक वीडियो बनाया हुआ है यहाँ पे, ठीक है। उस वीडियो से भी आप क्या कर सकते हैं, वो आपकी पीडीएफ है वो डाउनलोड कर सकते हैं, ठीक है। उसमें देखो मेन जो थंबनेल है, उसमें थंबनेल में आपके आगे लिखा हुआ रहेगा नोट्स 7 की पीडीएफ, ठीक है। 12th क्लास बायोलॉजी नोट्स 7 चैप्टर 7 की पीडीएफ। तो इस प्रकार आप या तो टेलीग्राम ग्रुप ज्वाइन कर लीजिएगा या फिर हमारा जो व्हाट्सएप ग्रुप है उसकी भी यहाँ पे लिंक दी हुई है आपके, ठीक है, डिस्क्रिप्शन में। उसके द्वारा भी आप व्हाट्सएप ग्रुप ज्वाइन करके या फिर टेलीग्राम ग्रुप के द्वारा आप इसकी नोट्स की पीडीएफ प्राप्त कर सकते हैं, ठीक है बेटा। बाकी का जो हमारे 8 नंबर जो चैप्टर होगा वो हम करेंगे आपकी नेक्स्ट क्लास में। 8 नंबर चैप्टर करेंगे आपकी नेक्स्ट क्लास में।